भारतीय कृषि में सुधार। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसको हम 3 जगह क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था, सामान्य, तकनीकी और संस्थागत, जिसको भूमि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे तकनीकी सुधार, सबसे पहला। दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे संस्थागत सुधार, या इन्हीं संस्थागत सुधार को हम जो है भूमि सुधारों के नाम से भी, भूमि सुधार के नाम से भी जानते हैं। और तीसरे में लिखेंगे सामान्य सुधार। अब ज़रा समझिए बहुत ज़्यादा ध्यान से, ये जो है बेटा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिविजुअली भी एग्ज़ाम में ये आते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, तकनीकी सुधार को ही हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, हरित क्रांति, ठीक है। और संस्थागत सुधारों को भूमि सुधार के नाम से जानते हैं। तो इंडिविजुअली सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भूमि सुधार क्या होता है बताइए, ठीक है। कौन कौन से सुधार, इसमें कैसे कैसे सुधार जो हैं इसके अंदर किए गए हैं, ये सेपरेट क्वेश्चन आता है। इसके प्रकार बताइए, इसके महत्व बताइए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हरित क्रांति के ऊपर भी सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि हरित क्रांति क्या होती है और इसकी विशेषताएं बताइए, इसके प्रभाव बताइए, इसके लाभ बताइए, इसकी हानि बताइए, ये सारी की सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तकनीकी सुधारों की या हरित क्रांति की। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हरित क्रांति का मतलब क्या होता है। हरित क्रांति का मतलब क्या है? हरित का मतलब होता है फसल, ठीक है, और क्रांति का मतलब होता है वृद्धि। फसल के उत्पादन में वृद्धि करना क्या कहलाता है? फसल के उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर फसल के उत्पादन में जो है वृद्धि कैसे होगी। हमने ऊपर रीज़न पढ़े थे कि भाई ये रीज़न है जिसकी वजह से फसलों के उत्पादन में जो है कमी आ रही है, लो प्रोडक्टिविटी के ये रीज़न है। तो हरित क्रांति किस किस चीज़ों पे फोकस करता है? सबसे पहला ये कहता है ये सारे इनपुट और तकनीक वगैरह, मशीनरी वगैरह, इन सब चीज़ों पे जो है जोर देता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये फोकस करता है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। मतलब कि ये ऐसे बीज होते हैं जो नॉर्मल बीज के कंपैरिजन में इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स के नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो हरित क्रांति या तकनीकी सुधार इस चीज़ पे फोकस करता है कि परंपरागत बीजों के स्थान पे आपको जो है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या हो सके, ताकि प्रोडक्टिविटी के अंदर जो है इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिल सके। प्लस ये जो है फोकस करता है रासायनिक खाद का प्रयोग। रासायनिक खाद का प्रयोग का मतलब होता है कि आप गोबर वगैरह का यूज़ ना करके जो भी मार्केट के अंदर रासायनिक खाद वगैरह आ रही हैं उसका जो है यूज़ कीजिए। तीसरा ये फोकस करता है कि फसल संरक्षण के लिए जो कीड़े मकोड़े फसल को ख़राब कर देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, फसल संरक्षण के लिए जो है कीटनाशक दवाइयों का जो है प्रयोग हमको करना चाहिए, ताकि जितने भी टिड्डे वगैरह जो होते हैं जो फसलों को ख़राब कर देते हैं उससे फसल को ख़राब होने से जो है रोका जा सके। प्लस ये फोकस करता है खेती के यंत्रीकृत साधन,
खेती के यंत्रीकृत साधन का मतलब क्या होता है कि आप जो है एनिमल पावर या ह्यूमन पावर पे डिपेंड ना रह के आप क्या कीजिए, ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर, थ्रेशिंग मशीन्स, जो मार्केट के अंदर नई नई मशीनें आ रही हैं, इन सब चीज़ों का क्या करिए, यूज़ कीजिए। और पांचवा और जो लास्ट है ये है इसका वैज्ञानिक खेती, वैज्ञानिक खेती प्रबंध। इन 5 चीज़ों पे फोकस करता है हरित क्रांति। क्वेश्चन है वैज्ञानिक खेती का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक खेती का मतलब ये है साइंटिफिक तरीके से खेती करना। मतलब कि आपको किस फसल को उगाना है, कब उगाना है, उसके लिए कौन से बीजों का प्रयोग करना ठीक रहेगा, कौन सी खाद का उपयोग करना ठीक रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आप पहले ही सोच के रख लीजिए। कौन सी फसल उगाना है, कब उगानी है, कौन सी खाद, कौन सी उर्वरक, कौन से बीज, कौन सी कीटनाशक दवाइयाँ, कौन से यंत्र, सब कुछ आप जो है पहले अच्छे तरीके से सोच लीजिए आपको करना क्या है। और जब आपको इन सब क्वेश्चनों के आंसर मिल जाए, कौन सी खाद, कौन सी उर्वरक, कौन से बीज, कब, कहाँ, कैसे, जब इन सब के आंसर मिल जाएं, तब जो है खेती कीजिए। उसको जो है साइंटिफिक खेती कहते हैं। ये नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी लगा दिया, कोई भी खाद, कोई भी उर्वरक, कोई भी बीज, विदाउट प्लानिंग कुछ ना करें, सब कुछ प्लानिंग के साथ करें। तो प्लानिंग के साथ खेती करना क्या कहलाता है? वैज्ञानिक खेती कहलाता है। तो हरित क्रांति फोकस करता है 5 चीज़ों पे। अगर आपसे वो क्वेश्चन में लेता है कि भाई हरित क्रांति क्या होती है, उसकी विशेषताएं बताइए, तो आप लिखेंगे हरित क्रांति से अभिप्राय फसलों के उत्पादन में वृद्धि से है। और अगर इसकी विशेषताएं आपसे पूछ ले तो इसकी विशेषताओं के अंदर आप ये लिख के आएंगे कि भाई इससे जो है अधिक उत्पादन में जो है वृद्धि हुई है, और ये अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग पर बल देता है, रासायनिक खाद के प्रयोग पर बल देता है, कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग पर बल देता है। ये आप जो है इसके फीचर्स के अंदर जो है लिख के आ जाएंगे। इसी को ही तकनीकी सुधार कहते हैं, इसी को ही हरित क्रांति हम जो है कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ इसी के साथ साथ। अगर आ जाए इसके लाभ बताइए, हरित क्रांति के लाभ बताइए। तो हरित क्रांति के अगर लाभ एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आप सबसे पहले लिखेंगे किसानों की आय में वृद्धि। ठीक है, इससे क्या हुआ है, किसानों की आय में वृद्धि हमको देखने के लिए मिली है, क्योंकि इससे जब से हमने हरित क्रांति को अपनाया है, इससे फसलों के उत्पादन में क्या हुई है, फसलों के उत्पादन में जो है वृद्धि हुई है। अब किसानों के पास इतनी वृद्धि हो गई है, इतना उत्पादन वो कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं बिक्री योग्य आधिक्य। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसान ने जितना भी उत्पादन किया है, ठीक है, मैंने बोला भाई वो तो जीवन निर्वाह के लिए खेती करता है, मतलब कि खुद ही के लिए कंजम्पशन करता है। अबे तो भाई खुद के लिए कितना करेगा? अब मान लो उसके परिवार में 10 बंदे हैं, अब 10 बंदे के लिए उसको मान लो 20 टन चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए इसका फॉर्मूला होता है उत्पादन माइनस यहाँ पे लिख देते हैं घरेलू उपभोग। अब मान लो मैंने बोला उसके परिवार में 10 बंदे, 20 टन उसको चाहिए, प्रोडक्शन हो रही है 30 टन की, और घरेलू कितना चाहिए? 20 टन। तो सब कुछ कंज्यूम करने के बाद भी तो 10 टन बच रहा है। तो इस 10 टन का क्या करेगा? जितना उसे खुद कंज्यूम करना था उतना उसने कर लिया, अब इस 10 टन का क्या करेगा? ये तो उसको मार्केट में बेचना ही पड़ेगा। इसको बिक्री योग्य आधिक्य कहते हैं कि जितनी भी प्रोडक्शन उसने करी है, स्वयं उसको जितना भी उपभोग करना है अपने परिवार के लिए वो कर ले, उसके बाद भी जो बचता है सरप्लस, उसको बिक्री योग्य आधिक्य कहते हैं। इसको बेच के वो क्या कर सकता है? इसको बेच के वो अच्छे से अच्छा लाभ अर्जित कर सकता है और अपनी इनकम के अंदर क्या कर सकता है? अपनी इनकम के अंदर जो है इंक्रीमेंट करता है। तो हरित क्रांति फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई तो मैंने बताया अब इसमें एक्सेस बचने लगा किसानों के पास, तो इससे हमें जो है
किसानों की आय में वृद्धि होने लग गई, प्लस इससे जो है पहले हम लोग जो फूड क्रॉप्स होती हैं, फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं, गेहूँ वगैरह, ये सारी चीज़ें कल ही आपको मैंने बताया है, ये पहले हम लोग अमेरिका से लेते थे, अमेरिका से हम आयात करते थे, लेकिन आज हमारे पास इसके खुद के बफर स्टॉक हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हरित क्रांति की वजह से ही, आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे खदानों में आत्मनिर्भरता, खदानों में आत्मनिर्भरता। आज हम फूड क्रॉप्स के मामले में क्या हो गए हैं, फूड क्रॉप्स के मामले में जो है आत्मनिर्भर हो चुके हैं। आज हमारे पास इतना उत्पादन है इन सब चीज़ों का कि यूँ ही भीगता रहता है, जगह नहीं है रखने की। तो किसानों की आय में वृद्धि हुई है, फसलों के उत्पादनों में वृद्धि हुई है, फूड क्रॉप्स के मामले में अब जो है हम क्या हो चुके हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं, ठीक है। और अब ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी पॉइंट डाल सकते हो आप इसके अंदर, बफर स्टॉक प्लस पब्लिक पीडीएस। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसके अंदर आप ये एक्सप्लेनेशन देंगे कि भाई अब सरकार, अब क्योंकि उसके फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है तो सरकार क्या करती है, सरकार जो है अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, एमएसपी पे किसानों से फसलों को खरीद लेती है, बफर स्टॉक में रखती है, और फिर इन बफर स्टॉकों का यूज़ कहाँ पे करती है, जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं, गरीब लोग हैं, उनको जो है चीप रेट पे गेहूँ, चावल, चीनी, ये सब चीज़ें क्या कराती है, ये सब चीज़ें जो है उपलब्ध कराती है। ये आप इसके अंदर लिख सकते हो अगर इसके लाभ आपसे पूछता है हरित क्रांति के। अगर इसकी हानियाँ पूछे कि भाई इसकी हानि बताइए, इससे नुकसान क्या क्या हो रहा है, अभी तक तो हम फ़ायदे ही पढ़ते जा रहे हैं, तो नुकसान इसके क्या हैं, नुकसान इसका पहला ये है सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र का मतलब क्या है कि हरित क्रांति को बेसिकली जो अप्लाई किया गया, हरित क्रांति को बेसिकली जो अप्लाई किया गया वो पंजाब, हरियाणा, ऐसे कुछ राज्यों में जो है अप्लाई किया गया, एक दो और हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, यहाँ पे तो अप्लाई किया गया, पंजाब, हरियाणा और एक दो और है, तो यहाँ पे अप्लाई किया गया तो यहाँ के किसानों को फ़ायदा हुआ, और जहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया वो किसान पहले भी वैसे ही थे, अब भी वैसे ही हैं, इनकी आयों में वृद्धि होने लग गई, उनकी आय में वृद्धि नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, किसानों के बीच, अमीर और गरीब के बीच का अंतर बन गया। यहाँ के किसान अमीर हो गए, इनके पास 5-5 ट्रैक्टर हैं, एक दूसरी जगह पे देखेंगे जिसके पास पूरे गांव में एक ट्रैक्टर है। तो ये बहुत प्रॉब्लम एरिया बन गया, जिसको हम कहते हैं आय की असमानता। भाई जहाँ पे अप्लाई किया गया इसको, वहाँ के किसानों की आय में जो है वृद्धि हो गई, जहाँ नहीं अप्लाई किया गया वहाँ के किसानों की आय जैसे पहले थी अब भी ऐसे ही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अमीर किसान और गरीब किसान, ये जो है अमीर किसान और गरीब किसान, इस तरीके का अंतर हमको देखने के लिए मिलने लग गया। और अगला लिखेंगे इसकी डिसएडवांटेज, सीमित फसलें। सीमित फसलें का मतलब ये है कि हरित क्रांति को स्टार्टिंग में जो अप्लाई किया गया वो केवल गेहूँ और चावल, गेहूँ और चावल जो है, गेहूँ और चावल जो है केवल इन्हीं दोनों फसलों पे बेसिकली इसको अप्लाई किया गया, और इन्हीं की फसलों के उत्पादन में जो है इंक्रीमेंट हमको देखने के लिए मिली। बाद में इसको और भी फसलों पे अप्लाई किया गया था, लेकिन स्टार्टिंग में इन्हीं फसलों पे अप्लाई किया गया, मतलब सभी फसलों पे इसको एप्लीकेबल जो है नहीं किया गया। ये आप इसके अंदर जो है लिख सकते हैं। तो हरित क्रांति पे एक पूरा क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, इसके लाभ बताइए, इसकी हानियाँ बताइए, इसके प्रभाव बताइए। प्रभाव आ जाए तो तब भी आप यही सब लिख सकते हैं, ये जो मैंने लाभ हानि में बताए हैं कि इससे किसानों की आय बढ़ी, फसलों का उत्पादन बढ़ा, आज हम खाद के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे आ जाता है। अगर हरित क्रांति का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव बताइए तो भी आप मैंने जो आपको लाभ हानि बताए हैं तो यही आप जो है इसके अंदर लिख सकते हैं, अगर प्रभाव भी आपसे पूछे जाते हैं तो, ठीक है। अब जो है
ये था सारा बेटा आपका तकनीकी सुधार। ये बेटा ये आपको तब नहीं लिखना, ये आपको तब, ये लाभ हानि आपको तब नहीं लिखने जब आपसे वो सुधार पूछे, इसलिए बता दिए। तब आपको केवल ये 5 पॉइंट डालने हैं, केवल ये वाले सुधारों, तब आपको सिर्फ यही वाले पॉइंट डालने हैं, यही वाले 5 और नहीं डालने। ये तो मैंने इसलिए बताया, अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है हरित क्रांति क्या होती है, उसके लाभ हानि विशेषताएं प्रभाव, तब आपको ये वाला क्वेश्चन लिखना है इसके साथ। अब समझिए, अब है दूसरा जो है ये है तकनीकी सुधार, भूमि सुधार या संस्थागत सुधार। बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी, ये दोनों ही सुधार इंडिविजुअली एग्ज़ाम में आते हैं। इसके ऊपर आगे भी हमारा आएगा, पूरा एक क्वेश्चन है आपकी उसके अंदर। फ़िलहाल अभी आप समझिए भूमि सुधार का मतलब क्या होता है। भूमि सुधार को ही हम संस्थागत सुधार भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, कल हमने पढ़ा कि किसान को जो है ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जैसे कि लाइक हमने पढ़ा, उनके पास जो है लघु जोतें होती हैं, इधर उधर बिखरी हुई होती हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं होती, जो भूस्वामी होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा किराया चार्ज करते हैं। तो इन सब चीज़ों को, ज़मीन से रिलेटेड ये सारी की सारी प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, भूमि सुधारों के अंदर, भूमि सुधार का मतलब है कि किसानों को ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम फेस करते हैं किसान, उनको दूर करना भूमि सुधार कहलाता है। क्या बोला मैंने? किसान ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, ऊपर अब मैंने लिखी थी, देख लीजिए, कल हमने इसके कारण पढ़े हैं, ये रहा, लघु जोते, भूमि सुधारों की असफलता, कृषि सेवाओं का अभाव। तो किसान ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको दूर करना संस्थागत सुधार या भूमि सुधार कहलाता है। तो सरकार ने क्या क्या किया है इसके लिए, भूमि सुधारों के अंदर सरकार ने इसके लिए सबसे पहली बात तो आप लिखेंगे यहाँ पे लगान का नियमन। लगान का नियमन, लगान का मतलब जो है किराया होता है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया कि भाई जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, जिसको भूमिहीन किसान कहते हैं, वो क्या करता है, भूमि को किराए पे ले लेता है, और जो उसका मालिक होता है वो उससे बहुत ही ज़्यादा किराया चार्ज करता है। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने किराया फिक्स कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्जी चार्ज ले लोगे, आप किसानों से जितना मर्जी चार्ज नहीं ले सकते। जितनी भी फसल का उत्पादन होगा, किराया जो है फसल के 1/3 से ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकता। जितना भी उत्पादन होगा उसका 1/3 से ज़्यादा किराया नहीं हो सकता। तो सबसे पहला तो सरकार ने क्या करा, किराया फिक्स कर दिया, जिससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा क्या मिली, राहत मिली। अगला जो वर्ड है ये है चकबंदी। चकबंदी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। चकबंदी का मतलब होता है, हमने ऊपर कल पढ़ा था कि भाई लघु जोते और बिखरी हुई जोते, किसानों के पास जो ज़मीन है जिस पे वो खेती कर रहा है, एक तो वो छोटी है और दूसरा इधर उधर बिखरी हुई है। एक एकड़ ज़मीन यहाँ है तो दूसरी कहीं और है, तीसरी कहीं और है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े उपकरणों का यूज़ नहीं कर पाता, कई सारी प्रॉब्लम को फेस करता है। तो ज़मीन से रिलेटेड दिक्कत है। तो सरकार ने क्या करा, सरकार करती है चकबंदी। चकबंदी का मतलब होता है कि इधर उधर बिखरी हुई ज़मीन को एक जगह दे देना क्या कहलाता है, चकबंदी कहलाता है। मतलब कि अगर किसी बंदे के पास 1 एकड़ ज़मीन कहीं और है, 1 एकड़ कहीं और है, 1 एकड़ कहीं और है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसके पास टोटल 3 एकड़ ज़मीन है। तो अगर उसे 3, जैसे मान लो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे,
तो अगर उसे एक ही जगह पे 3 एकड़ ज़मीन मिल जाए तो मज़े आ जाएंगे उसके। एक ही जगह पे 3 एकड़ ज़मीन मिल गई, अब वो बड़े बड़े उपकरणों का यूज़ कर सकता है, एक ही जगह पे खेती कर सकता है, कॉस्टिंग कम आएगी, टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी, सब कुछ बचेगा। तो चकबंदी का मतलब होता है किसानों की इधर उधर बिखरी हुई ज़मीनों को एक ही जगह पे प्रोवाइड कर देना, एक ही जगह पे अवेलेबल करा देना, चकबंदी कहलाता है। सरकार हर साल लाखों करोड़ों एकड़ ज़मीन की क्या करती है, चकबंदी करती है, ताकि किसानों की इधर उधर बिखरी ज़मीन उनको एक ही जगह प्रोवाइड हो और प्रोडक्शन के अंदर क्या हो सके, इंक्रीमेंट हो सके। प्लस मध्यस्थों का उन्मूलन। मध्यस्थों का उन्मूलन, मध्यस्थों का उन्मूलन का क्या मतलब होता है? मध्यस्थों को हम क्या कहते हैं, पहले तो आप ये समझिए। मध्यस्थ का मतलब होता है मीडिएटर। मीडिएटर का मतलब ये होता है कि जब हम अंग्रेज़ों का जब हमारे पास शासन था तो अंग्रेज़ों ने क्या करा था, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक थी ब्रिटिश सरकार, ठीक है, एक होते हैं ज़मींदार, एक होती है ब्रिटिश सरकार, एक होते हैं ज़मींदार और एक होते हैं किसान। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, किसानों से उनका हक, किसानों से ज़मीन वगैरह छीन के उनका हक किसको दे दिया, ज़मींदारों को दे दिया, ठीक है। और इनको ये बोला कि भाई हम आपको ज़मीन का मालिक बना रहे हैं, आज से आप इस ज़मीन के मालिक हो ज़बरदस्ती, लेकिन आपको बदले में क्या करना पड़ेगा, आपको बदले में हमें जो है एक फ़िक्स अमाउंट देना पड़ेगा एज अ टैक्स, हम आपको जो है ज़मीन के मालिक बना देंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है, आप हमें ज़मीन का मालिक बना दीजिए, हम आपको फ़िक्स अमाउंट देंगे। तो अब ज़मीन का मालिक कौन बन गया, अब ज़मीन का मालिक बन गया ज़मींदार। किसानों से ज़मीन चली गई हाथ से, अब ज़मीन सारी इनके पास है। अब किसानों को अगर खेती वगैरह करनी है तो इनसे ज़मीन क्या करनी पड़ेगी, किराए पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, इनसे किराए पे लेनी पड़ेगी, तो भाई ये फिर वही हाई रेंट चार्ज करते थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। और अब तो यही है, मालिक यही हैं, तो जो इनका मन करता था वही ये करते थे, ये इनका शोषण करते थे। वही फसल अगर मान लो आ रहा है 60% खुद ले रहा है, 40% इसको दे रहा है, कॉस्टिंग भी सारी इसी की लग रही है, लेकिन ये बेचारा इसके पास नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका तो पहले ही मुंह बंद हो गया ना, ये तो इसी नहीं तो करा है, ये सारा का सारा फिक्स अमाउंट इनको मिल रहा है, मिलना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम कहते हैं ज़मींदारी प्रथा। क्या कहते हैं इसको, इस सिस्टम को हम कहते हैं ज़मींदारी प्रथा, ठीक है। ज़मींदारी प्रथा के अंदर 3 लोगों के बीच में एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप होता है, जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार होती है, ज़मींदार होते हैं और किसान होते हैं। ज़मींदार भूमि के स्वामी होते हैं, वो किसानों से बहुत ही ज़्यादा हाई रेंट चार्ज करते हैं, उनका शोषण करते हैं, इसी चीज़ को ज़मींदारी प्रथा कहते हैं। लेकिन किसान इसको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ज़मींदार इनको एज अ फिक्स अमाउंट देते हैं। तो अब सरकार ने क्या करा, ये तो उस टाइम की बात थी, अब तो हम आज़ाद हो गए, सब कुछ हो गया। अब सरकार ने क्या करा, ज़मींदारी प्रथा को ही ख़त्म कर दिया और ये सब चले गए, और ज़मीन का मालिक वापस जो है इन्हीं को ही बना दिया गया, ताकि ये इनका जो है शोषण ना कर सके। तो मध्यस्थों का उन्मूलन का मतलब है मीडिएटरों को ख़त्म करना। उन्मूलन का मतलब होता है ख़त्म करना। तो इनका जो है दी एंड हो गया। प्लस और सरकार ने क्या करा, और सरकार ने जो है भूमि की उच्चतम सीमा, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, जैसे आप देखोगे किसी के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास है ही नहीं। तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, ये तो गलत है, किसी के पास हद से ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास कम है। तो सरकार ने इस चीज़ के लिए क्या करा, भूमि की सीमा क्या कर दी, भूमि की उच्चतम सीमा जो है फिक्स कर दी। मतलब कि
एक बंदे के पास मैक्सिमम इतनी ज़मीन होनी चाहिए, मान लो 2 एकड़, एक बंदे के पास केवल 2 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। अगर किसी भी बंदे के पास 2 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा निकलेगी तो वो ज़मीन सरकार के अंडर में आ जाएगी और सरकार उस व्यक्ति को दे देगी जिसके पास ज़मीन नहीं है। इससे क्या होगा, इससे ऐसा सरकार ने क्यों किया, ऐसा सरकार ने इसलिए किया ताकि सभी किसानों के पास अपनी ज़मीन हो सके, इक्वल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हो सके ज़मीन के अंदर। इस वजह से सरकार ने ऐसा किया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ज़मीन से ही रिलेटेड है, भूमि से रिलेटेड है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, भूमि सुधार कहते हैं। इन सब चीज़ों से फसल के अंदर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगी। तो इस चीज़ का और अच्छे से फ़ायदा उठाने के लिए, जैसे मैंने बोला चकबंदी का मतलब है इधर उधर बिखरी ज़मीन को एक जगह इकट्ठा करके दे देना। तो चकबंदी का और अच्छे से फ़ायदा हो सके, चकबंदी का और अच्छे से फ़ायदा हो सके तो इसके लिए सरकार ने सहकारी खेती को क्या किया, सहकारी खेती को प्रमोट किया। सहकारी खेती का मतलब होता है मिलजुल कर खेती करना। क्या होता है, मिलजुल कर खेती करना। तो अगर मिलजुल कर किसान खेती करते हैं तो इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मिलजुल कर खेती करने का मतलब बेसिकली क्या है, अब ऐसा नहीं अपनी ज़मीनें मिला दो, मिलजुल कर खेती करने का मतलब है, अब तो पहले बात तो ज़मीन एक हो गई चकबंदी की वजह से। अब जितनी भी सबके पास प्रोडक्शन हुई है, जैसे मान लो एक ये किसान है, एक ये किसान है, एक ये किसान है, ठीक है, मान लो 10 टन इसने बनाया, 10 टन इसने बनाया, 10 टन इसने बनाया। तो अगर ये इंडिविजुअली अपनी फसल को बेचने जाएगा तो इसको इतने अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि फसल भी कम है और अकेला बेचना जाएगा तो इतनी इसकी बार्गेनिंग पावर भी नहीं है। अगर ये तीनों एक हो जाएं और अपनी फसल को मिला लें तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 टन। कितना हो जाएगा, 30 टन। और अब मात्रा भी ज़्यादा हो गई और ये तीनों अब एक हो गए तो बार्गेनिंग पावर भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो सहकारी खेती का मतलब होता है मिलजुल के खेती करना। इससे किसानों की क्या होती है, इससे किसानों की सौदा शक्ति क्या होती है, सौदा शक्ति जो है वो बढ़ती है, बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, जिससे इनको अपनी फसलों के जो हैं अच्छे दाम, फसलों के जो हैं अच्छे दाम जो है मिल पाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सहकारी खेती। तो ये 5 तरीके के सुधार जो हैं भूमि सुधारों के अंदर आते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इसको जितना पढ़ा है अभी तो यहाँ पे हमें अच्छा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने ऊपर क्या लिखा था पॉइंट के अंदर, कारण में हमने देखो क्या लिखा था, कारण में हमने लिखा था भूमि सुधारों की असफलता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सरकार ये जो कह रही है कि हम ऐसा करेंगे, लगान चकबंदी ये वो फलाना, ये जो सरकार ने बोला ये कुछ एरिया में तो एप्लीकेबल हुआ, लेकिन कुछ एरिया में ये अच्छी तरीके से एप्लीकेबल नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, सरकार ने ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई, जिसकी वजह से ये सुधार फेल हो गए। जैसे कि यहाँ पे हम एक ये पढ़ रहे हैं भूमि की उच्चतम सीमा। यहाँ पे क्या बोला मैंने आपको कि सरकार ने भाई लिमिट फिक्स कर दी कि एक बंदे के पास भाई इतनी ज़मीन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए एक बंदे के पास। तो अब लोगों ने भी दिमाग चलाया, लोगों ने क्या करा, अच्छा एक बंदे के पास 2 एकड़ चाहिए, तो अगर किसी बंदे के पास 2 एकड़ से ज़्यादा थी, उनने अपने रिश्तेदार को दे दी, चाचा को, भतीजे को, इसको ले उसको ले, बढ़ गई ज़मीन। एक बंदे के पास 2 एकड़ तो चाहिए, तो अपनी एक्स्ट्रा ज़मीन सरकार के पास नहीं जाने दी और सरकार ने भी इस तरफ स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस दिखाते तो ये जितने भी भूमि सुधार हैं आज भी कई जगह लगान 1/3 से ज़्यादा लिया जा रहा है, चकबंदी मोस्टली जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो भूमि सुधार हुए तो सही, शुरू तो इनको बहुत ज़ोर शोर से किया गया था, लेकिन ये फेल हो गए ये। तो इस पर भी बेटा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है कि भूमि सुधार क्या होते हैं
इसकी ज़रूरत क्यों है, भूमि सुधारों को करने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, इसका महत्व बताइए, इसके प्रकार बताइए। तो आगे भी एक क्वेश्चन आएगा एक बड़ा, वहाँ पे भी हम इसको जो है पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं तीसरे सुधार के रिगार्डिंग। तीसरा जो सुधार है वो है आपका सामान्य सुधार। वो दोनों बेटा बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं। अब सामान्य सुधार के अंदर क्या क्या आता है? सामान्य सुधार के अंदर आता है सबसे पहला सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, इसका ये मतलब होता है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, इसका ये मतलब होता है कि पानी की दिक्कत थी, वर्षा पे निर्भरता थी, तो सरकार क्या करती है, सरकार जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से लाखों करोड़ों रुपया जो है सिंचाई के साधनों पे, ट्यूबवेल वगैरह नई नई परियोजनाओं पे क्या करती है, सिंचाई के अंतर्गत लगे हुए हैं कि कैसे भी करके हम वर्षा पे निर्भर ना रहें, हमारे पास जो है सिंचाई के स्थायी साधन जो हैं होने चाहिए। तो उसके लिए सरकार जो है नई नई परियोजनाओं को लाती है और सिंचाई के स्थिर साधनों की क्या करती है, व्यवस्था करती है। तो सबसे पहला जो है सामान्य सुधार ये किया गया है। दूसरा जो सुधार है बेटा, इसको हम कहते हैं साख का प्रबंध। इसको जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। साख का प्रबंध, साख के प्रबंध का क्या मतलब होता है? हमने ये बोला कि भाई किसान भाई को दिक्कत है पैसे की, पैसा होता तो वो कर लेता सब कुछ, नई मशीनें, कीटनाशक दवाइयाँ, खाद उर्वरक सब खरीद लेता, पैसा होना चाहिए, पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है। वो क्यों नहीं खरीद पा रहा ये सारी चीज़ें? क्योंकि पैसा नहीं है, क्योंकि भारत में मोस्टली जो किसान है वो गरीब है, इस वजह से वो उस चीज़ को नहीं खरीद पा रहा है। तो ये सरकार इस तरफ क्या कर रही है, सरकार इस तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है कि कैसे भी करके किसानों को जो उनकी साख की ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए कैसे भी करके उनको सस्ती ब्याज दरों पर क्या मिल सके, उनको सस्ती ब्याज दरों पर जो है लोन मिल सके। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, इसको हम जो है अभी देखते हैं थोड़ी देर में कि सरकारों ने क्या क्या, कौन कौन से बैंक्स ओपन करवाए हैं, कौन कौन बैंक्स इनको सस्ती दरों पर जो है लोन देते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सरकार ने पैसों की व्यवस्था करी है इनके लिए, ताकि ये जो है जो भी इनको उपकरणों की ज़रूरत है, जो भी इनपुट्स की ज़रूरत है बाय करने के लिए, वो जो है ये खरीद सके। प्लस हमने बोला भाई इनको जो है बेचने की भी दिक्कत थी, फसल उग गई कट गई, लेकिन एक ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पे इनको अपनी फसलों के अच्छे दाम जो हैं मिल सके। तो सरकार ने उसकी तरफ क्या किया है, सरकार ने इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था को ठीक करने के लिए बाज़ार इस्टेब्लिश किए हैं। इन बाज़ारों का जो नियंत्रण होता है वो सरकारी अधिकारी के हाथ में ही होता है, वही इसको सारा कंट्रोल में करके रखता है ताकि किसानों के साथ कुछ गलत ना हो सके, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहे और किसानों को अपनी फसलों के जो हैं अच्छे दाम मिल सके। तो नियमित बाज़ार एवं सहकारी विपणन समितियां सरकार ने क्या करी है, बनाई है। ये समितियां क्या करती हैं, ये समितियां किसानों की बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब किसानों को अपनी फसलों के अच्छे दाम मिल सकें, ठीक है, भंडार वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराती हैं कि भाई आप अपनी फ़सल को तब बेचना जब आपकी फसल के अच्छे दाम मिल सके और सब कुछ तोल मोल भाव सब कुछ सही हो रहा है, तराजू वगैरह सब कुछ सही है। कई सारी चीज़ें ये जो हैं देखती है, उनको गाइड करने का काम करती हैं कि कैसे आप जो है अपनी उत्पादन में वृद्धि कर सकते हो, अपने फसलों के अच्छे दाम जो है कैसे लगा सकते हो, सब कुछ इनको जो है गाइड करती हैं। तो सरकार ने ये सुविधा इनके लिए कर रखी है। प्लस लास्ट सरकार ने इसके अंदर इन दोनों टॉपिक्स को अभी हम बहुत ही ज़्यादा डीप से पढ़ने वाले हैं, दूसरा और तीसरा, क्या कहाँ से पैसा आता है किसान के पास, कैसे कैसे आता है, कौन कौन से सोर्स होते हैं, और ये कृषि विपणन का क्या मतलब होता है। और लास्ट जो है वो है कीमत समर्थन नीति। कीमत समर्थन नीति का मतलब ये होता है
कि सरकार ने एमएसपी को लागू कर दिया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार ने किसानों को बोला, देख किसान मेरे भाई, बात ऐसी है, घर जैसी है, अगर तूने उत्पादन रोक दिया तो भाई आगे दिक्कत हो जाएगी। किसान तू उत्पादन करता रहे, उत्पादन में किसी भी तरीके की कोई कमी ना कर। किसान को डर है कि अगर मैंने उत्पादन किया वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, मेरे को अपनी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इस डर की वजह से तो वो अपना उत्पादन कम कर सकता है ना। और अगर उसने उत्पादन कम कर दिया, अगर उन्होंने उत्पादन करा ही नहीं, अगर प्राथमिक क्षेत्र ठप हो गया, कृषि ठप हो गया, तो आपको ये गेहूँ चावल सब्जी वब्जी कुछ नहीं मिलने की, हम जो है भूखे मर जाएंगे फिर, अगर किसानों ने बंद कर दी प्रोडक्शन। तो इस डर से, किसान के इस डर को निकालने के लिए, क्या अगर किसान ये सोच रहा है कि मेरी फसल नहीं बिकेगी, तो इस डर को निकालने के लिए सरकार ने एमएसपी लेकर आई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसान मेरे भाई तू जो है उत्पादन कर, तो अपनी फसल को जहाँ मर्जी चाहे बेचना चाहे बेच, अगर तेरी फसल कोई भी नहीं खरीद रहा तो मैं एक मिनिमम प्राइस पे तेरी फसल को खरीदने के लिए हमेशा रेडी हूँ, मैं तो खरीद ही लूँगी। तो तू उत्पादन तो बेझिझक कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू उत्पादन कर, जिसको बेचना है बेच, अगर तेरी फसल नहीं बिक रही तो मेरे पास आ जाइयो, मैं एक मिनिमम प्राइस पे तेरी फसल को ख़रीदने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो ये क्या करे सरकार ने, ये जो है सामान्य सुधारों के अंदर आते हैं। तो बेटा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है कि कृषि जो है वो बैकबोन है इसकी, बताइए, तो उसमें महत्व लिखना है, और आखिर कृषि के अंदर निम्न उत्पादकता के क्या कारण हैं और उसको दूर करने के सुझाव दीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन घोल के पी जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना ही आना है।